मध्य प्रदेश का एक ऐसा नाम जो महीने में 20 दिन व्यस्त रहता है, हास्य की कविताएं लेकर के पूरे देश में घूम रहा है। मैं मथुरा की सरजमीं पे आप सबके बीच बुला रहा हूँ, तालियों के बीच आपका अपना लाडला भाई कुलदीप रंगीला। ताली बजा करके स्वागत कीजिए भाई कुलदीप रंगीला। अब क्या एक एक के कान में आके बोलूं कि ताली बजाऊं? नहीं, रोक भी दो। देखो, ठंड का टाइम चल रहा है, फोकट में अपन एक हाथ दूसरा हाथ पे कूट रहे हैं। हमारी हम जान रहे हो और तुम्हारी तुम जान रहे हो। अच्छा। हम तो हमारे मुफतलाल जी के प्रोटोकॉल में फंसे हो। मेरे को आपके ऊपर दया रही कि आप क्यों बैठे हो। देखो क्या है, 11:29 पे मेरे को खड़ा किया है। ईमानदारी से बताता हूं मुफतलाल जी, ये जो समय है ना, ये मेरा कविता पढ़ने का समय नहीं है, ये मेरा पीपल पे उल्टा लटकने का समय है। लेकिन फिर भी मैं खड़ा हुआ हूं, ये बड़ी बात है। और कवि सम्मेलन की हम शुरुआत करते हैं। 3 कवि अभी हमारे बीच में शहीद हो गए। भगवान इन तीनों की आत्मा को शांति प्रदान करें। जो बैठे हैं उन्हें प्रणाम करता हूं। दादा आप हाँ, इस उम्र में देख ही सकते हो दादा, इसके अलावा तो कोई क्षमता बची नहीं है। इस उम्र में आने के बाद आदमी केवल आशीर्वाद। हाँ, आइए। देश के बड़े संचालक के सानिध्य में मैं पढ़ रहा हूँ। आज से जब 10 वर्ष पहले मैंने अपनी काव्य यात्रा की शुरुआत की थी, मैं नहीं जानता कविता क्या होती है, मैं नहीं जानता छंद क्या होते हैं, मैं नहीं जानता अलंकार क्या होते हैं। मैं आदरणीय हमारे दादा श्री नरेंद्र अकेला जी के संपर्क में आया। इन्होंने मुझे बताया कि छंद किस प्रकार लिखे जाते हैं, कविता किस प्रकार लिखी जाती है। नरेंद्र अकेला जी उस कवि का नाम है जिसने कुलदीप को कविता पढ़ने का सलीका सिखाया। नरेंद्र अकेला जी उस कवि का नाम है जिनने कुलदीप को कविता लिखने का तरीका सिखाया। और आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये कुलदीप रंगीला जो कुछ भी है मित्रों, वो सिर्फ खुद की बदौलत है। क्या बात है। बजाओ तो सब बजा, नहीं तो रहना दो। निवेदन कर देना चाहता हूं, बहुत अच्छे आपने काव्य पाठ करा दादा, आपको विशेष प्रणाम। मुफतलाल जी, कवि सम्मेलन में बाबूजी ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि कितने लोगों में कविता पढ़ी गई, महत्वपूर्ण ये होता है कि कैसे लोगों में कविता पढ़ी गई। वाह। यहाँ ठीक है, बहुत बड़ी भीड़ नहीं, और साहब जितने बैठे हैं ना वो सबके सब देशभक्त बैठे हैं, वरना देशद्रोही एक फिल्म बनाते हैं लाल सिंह चड्ढा। और एक टिप्पणी कर देना चाहता हूं, रजाई के अंदर से अपना हाथ निकाल कर आशीर्वाद दे देना अपने भाई को। एक बड़ी बात अगर इस मंच से मैं कर दूं, और सुनना भैया आप भी, कि एक फिल्म 350 करोड़ की बनती है लाल सिंह चड्ढा, और वो फिल्म भी अपने 26 ग्रहों में इतने लोग इकट्ठे नहीं कर पाती जितने लोग इस संस्था ने इकट्ठे किए इस छोटे से कवि सम्मेलन में। ये बड़ी बात है हमारे लिए। वाह। तो महत्वपूर्ण ये नहीं होता है। आमिर खान की पूर्व पत्नी कहती कि मेरे को हिंदुस्तान में रहने में डर लगता है। पिछले दिनों मेरे को मुंबई एयरपोर्ट पे मिल गई, मैं पूछा, मैंने कहा मैडम किससे डर लगता है? वो मोदी जी चीते लाए क्या, उनसे डर लगता है? बोला नहीं। और देखो मोदी जी भी चीते लाए ना, तो 8 चीते लाए, 8 में से क्या है, 3 चीती और 5 चीते। अब मेरे को ये बताओ उन 2 चीतों ने क्या बिगाड़ा? वो जो 2 चीते हैं ना, वो चीतों के नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। क्योंकि क्या है, ऐसे ही कुनबा बढ़ेगा। और ये तो क्या है, उत्तर प्रदेश में तो बड़ा अनोखा काम होता है साहब। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और योगी जी कहते हैं ना पटाऊंगा ना पटाने दूंगा। यहाँ मजनू दुखी है। 4 पंक्ति सुनना, हालत ये हो गई। और यहाँ तो चुनाव परिणाम के बाद तो और अधिक स्थिति बिगड़ी। स्थिति कैसी हो गई कि पान कोई कांग्रेस, राहुल न कोई अखिलेश, कहाँ सब चले गए, कहाँ सब चले गए। तो ये दिक्कत है मुफतलाल। आप तो रहने दो, अब तो आप तो आयोजक हो, आप थोड़ी बजाओगे। बेटा बजाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बहुत बढ़िया इनका, मैं 2-3 वर्षों से मैं सोच रहा था, हमारी बातें भी फ़ोन पे हुई, लेकिन इस बार इनका आदेश हुआ और योग संयोग से यहाँ हमारा कवि सम्मेलन था और हम यहाँ पर आ गए। तो हम कह रहे थे कि साहब मोदी जी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, योगी जी कह रहे हैं ना पटाऊंगा ना पटाने दूंगा, या मजनुओं की हालत ख़राब। 4 पंक्ति उन पर सुनना, एक आधे को और रजाई में घुसा लो तो गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी।
कि प्रेम के परिंदे नित्य प्रेम गीत बोलते थे, आज वहां उनके पिताजी बोलने लगे। तो सीटियां बजा के नित्य लैलाओं को छेड़ते थे, सर को झुका के हाजी हाजी बोलने लगे। तो कुछ मजनू तो इतने ज्यादा डरे हैं कि विवाह के लिए भी वो नाजी बोलने लगे। और कुछ शादीशुदा लोग योगी जी से डर कर बेगम को अपनी बुआ जी बोलने लगे, बेगम को अपनी बुआ। ये हालत हो जाती है साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। ये स्थितियां हो गई हिंदुस्तान की, राजनीति हो गई। और हम तो क्या हर जगह हमने कहा कि हम तो पीड़ा सहने वाले लोग हैं। जब तक हम मंच पे हैं, जब तक VIP, और मंच के नीचे उतरते हैं ना, तो कोई ये भी नहीं बोलता है कि आओ एक कप चाय पिला दे। ये कवियों के आज से 2 साल पहले अगर कवि सम्मेलन कराना हो कोरोना काल के पहले, तो मुफतलाल जी आपने भी फोन लगाया होगा कवियों को, खींच खींच खूच 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 खींच काच खींच काच खींच। ये अपना स्टाइल है। और देखो फोन भी आजकल क्या है, हम फोन के इतने आदी हो गए हैं, आदि इस प्रकार हो गए हैं साहब। आज सुबह सुबह हम एक जमाने में उठते थे और सुबह सुबह हम हाथ देख के कहते थे कि कराग्र वस्ते लक्ष्मी कर मस्दे सरस्वती। और आज ये हालत है कि सुबह सुबह उठ के हम फेसबुक देखते हैं। लेकिन सच्चाई बताऊं साहब, ये फेसबुक नहीं, ये वास्तव में फेक बुक है, क्योंकि एक भी चीज इस पर ओरिजिनल नहीं है। और हालत ये है, मैं सच बताऊं, आज सुबह फेसबुक पे एक लड़की ने एक स्टेटस डाला, मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी और ना अपने बच्चों को करने दूंगी। क्या मतलब, कहां से चले थे कहां तक आ गए। हालत यह कि मैं सुनीता नाम की लड़की से मोहब्बत करता था, तुम मुंडी थोड़ी दूर रखो, करंट वरंट नहीं लग जाए। मैं सुनीता नाम की लड़की से मोहब्बत करता था, सुबह शाम ईश्वर से उसे पाने की इबादत करता था। उस लड़की ने भी मुझसे बेइंतहा प्यार किया और 3 वर्षों के बाद में मथुरा में मिलने का उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया। पर 3 वर्षों की मोहब्बत का परिणाम पूरी तरीके से व्यर्थ और बकवास निकला। मैं जिसे सुनीता समझता रहा वो कोई सुभाष निकला। ये हालत है। क्या दादा सच्चाई आगे की बात सुनो, मैं जिसे सुनीता समझता रहा वो कोई सुभाष निकला। इच्छा तो ये हो रही थी कि उसका खून कर दूं, मगर मैं चुपचाप था। इच्छा तो ये हो रही थी कि मैं उसका खून कर दूं, मगर मैं चुपचाप था, क्योंकि वो सुभाष और कोई नहीं, मेरे दोस्त सतीश का ही बाप था। ये हालत होती है दादा। अपना कसम खाइए, ताली बजाना ही नहीं, मत बजाओ, आप बैठो वही बड़ी बात है। ऐसी ठंड में बैठे रहो ये भी बड़ी बात है। नहीं तो हालत ये हो गई है कि हमारे देश में सब, मैं परसों के दिन मतलब आदमी मरने को तैयार बैठा। अभी कल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा, उसमें लिखा कि उत्तर प्रदेश में 30 लोग ठंड से मर गए। हमारे मालवा में तो क्या होता है, कोई गोली खा के मर रहा है, कोई फांसी पे लटक के मर रहा है। यूपी में इतने टैलेंटेड लोग हैं कि ठंड से ही मर रहे हैं। लेकिन साहब हम आनंद लेते हैं। निवेदन कर देना चाहता हूं, सुनिएगा 4 पंक्तियां। स्वागत है, स्वागत है। कि एक मित्र के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा, मैं बोला नबीन रख दीजिए। 1 वर्ष बाद दूजे पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा, मैं बोला प्रवीण रख दीजिए। तीजा पुत्र हुआ तो वे मुझसे झगड़ पड़े, इसके नाम के पीछे भी बीन रख दीजिए। मैं बोला एक का नबीन, दूसरे का है प्रवीण, तीसरे का नाम सोयाबीन रख दीजिए। कमजोर तालियां आपकी। तीसरे का नाम सोयाबीन रख दीजिए। दादा एक और सच्ची घटना आपको सुनाता हूं। आदमी अपने स्वार्थ के पीछे इतना अंधा रहता है। आज से 10 साल पहले मेरे को देखना लड़की वाला है। लड़की की माँ ने मुझे देखा, देखकर पसंद किया, लेकिन वहां कैसी घटना हुई कि एक लड़की वाले मुझे देखकर कहने लगे, आपके संग हम हमारा रिश्ता जोड़ डालेंगे। क्या बात है। और लड़की खूबसूरत है, एक आंख से है कानी, जिसे हम आपके हवाले छोड़ डालेंगे। मैं बोला लड़की काणी तो लड़का भी काना ही ढूंढो, यह रिश्ता हम तत्काल तोड़ डालेंगे। वो बोले शादी के लिए आप हाथों भरे श्रीमान,
हम आपकी ही एक आंख फोड़ डालेंगे, हम आपकी ही एक आंख फोड़ डालेंगे। और साहब हम एक धार्मिक मंच पर खड़े हैं, बाबूलाल जी हमारे बीच में बैठे हैं, हम भगवान से कामना करते हैं कि वो 2-4 साल और बैठे रहें और इसी प्रकार कवि सम्मेलन में मिलते रहें। क्योंकि हमने क्या कहा कि जितने लोग बैठे हैं, खाली कुर्सियों की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। लेकिन मुझे डर था, जिस समय ये कविगण कविता पढ़ रहे थे, आपकी तालियां थोड़ी सी कम आ रही थी, मैं डर रहा था कि आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब मैं संतुष्ट हूँ, अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। क्योंकि कहीं स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जिस व्यक्ति के पास कॉन्फिडेंस होता है वो आधी जंग लड़ने के पहले ही जीत जाता है। बस उसी जंग को लड़ने में आप मेरा सहयोग कर रहे हैं, इसलिए आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैंने कहा धार्मिक मंच, हम हर जगह गीता का एक श्लोक देखते हैं दादा, जिस पे लिखा होता है कि इस धरती पर मनुष्य अकेला आता है और अकेला जाता है। मैंने इस बात का थोड़ा सा विरोध किया। मैंने कहा यह बात पूरी तरीके से सत्य है कि आदमी आता अकेला है, परंतु यह गलत है कि आदमी जाता अकेला है। अंत समय में आदमी अपने साथ क्या लेके जाता है, निवेदन करता हूं। स्वागत है भैया। कि बूढ़ा हो जवान हो गरीब धनवान हो, कि सबको एक दिन अपने संग काल लेके जाता है। आहा, वो गाड़ियों में घूमता था, बंगलों में रहता था, संग में न कोई कुछ माल लेके जाता है। तो अकेले ही आए थे हम और अकेले ही जाना हमें, विद्वानों का कहाँ ये ख्याल लेके जाता है। पर कहे कुलदीप ना अकेला कोई जाता वहाँ, 10-12 लोगों के वो बाल लेके जाता है, 10-12 लोगों के। और हालांकि देखो मैं गंजों पे कोई टिप्पणी करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। वो तब छंद के बीच में फंस गए, वो भी क्या करो है? लेकिन उसके फायदे बहुत है। वो इसलिए करता हूँ मैं गंजों का सम्मान कि हमारे देश में क्या होता है साहब, ये गंजे जो होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्ण गंज, अर्थात बिना पतरे का मकान, उनका पूरा मैदानी साफ होता है। दूसरे होते हैं अर्धगंज, जिनका बीच का मैदान साफ, दोनों तरफ थोड़े थोड़े बाल। इनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे खाली बस में दोनों तरफ सवारियां लटक के जा रही हो, वो भी विदाउट टिकट। अब मेरी लाज तुम दोनों को ही बचानी है। मतलब एक रजाई में 2 फंसे हैं, ठंड सबसे ज्यादा लग रही है, फिर भी तुम दोनों ही ताली बजा रहे हो। प्रणाम करता हूँ। और हालत में घर के पड़ोस में एक चंपालाल जी रहते हैं, मुफतलाल जी, उनकी खोपड़ी पे एक भी बाल नहीं। अब उनका, हम उनको प्रेम से इकबाल बोलते हैं। अब उनका 8 साल का पोता उनकी खोपड़ी पर ट्रक चला रहा, नकली। ये मत समझना कि दादाजी को उठाया और ट्रक के नीचे घुसेड़ दिया। ट्रक लेके शुरू हुआ, वाई वाई। अब वो क्या 5-7 मिनट तो दादाजी को आनंद आया, फिर जो ट्रक के छोटे छोटे काले काले पहिए होते हैं ना, आधे इंच के, वो दादाजी को गड़ने लगे। तो दादाजी चिल्लाए जोर से, क्यों रे क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं दद्दू, ट्रक चला रहा हूं। क्यों रे मेरी खोपड़ी कोई ट्रक चलाने की जगह है? बोला दद्दू दद्दू, ये हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा हाईवे है जिस पे एक भी टोल टैक्स नहीं है। देने दो ताली, काय को बजा रहे हो, ढंग से बजाओ, नहीं तो रहने दो। बजे, दादा ने भी बजे, बड़ी बात कर आया करंट आया, मतलब इस बुढ़ापे में भी करंट है।